इंस्ट्रूमेंट का हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और ऑपरेटर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज़ करना है, सैंपल कैसे प्रोसेस करना है, ओके, क्यूसी रजिस्ट्रेशन, क्यूसी रन, सैंपल प्रोसेस करना है हमें कैसे सैंपलर मोड पे एज वेल एज हमारा जो मैनुअल मोड है उस पर, ओके। तो बेसिकली ये हमारा XN 550 इंस्ट्रूमेंट है, मॉडल नंबर XN 550, मैन्युफैक्चरिंग बाय सिस्मैक्स, ओके। तो ये बेसिकली हमारा स्टार्ट स्विच है, ये हमारा मोड स्विच है। मोड स्विच मीन्स इंस्ट्रूमेंट को मैनुअल मोड टू सैंपलर एंड सैंपलर टू मैनुअल मोड। ये हमारा हो गया IPU स्विच, इसको प्रेस करने से एनालाइजर आपका ऑन होगा। IPU मीन्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट को पहले स्टार्ट से रन इंस्ट्रूमेंट को ऑन करने के लिए फर्स्ट आपको मेन पावर स्विच को ऑन करना है नीचे से, देन आपका बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे ऑन करना पड़ेगा स्विच को, देन ये IPU बटन को प्रेस करना पड़ेगा, ग्रीन कलर बटन, तो आपका एनालाइजर ऑन हो जाएगा, ओके। तो इंस्ट्रूमेंट में ये जो दो है इसको हम लोग एडेप्टर बोलते हैं और सैंपल रैक बोलते हैं। तो इसमें एट ए टाइम हम लोग 20 सैंपल्स प्रोसेस कर सकते हैं, ओके। तो 20 सैंपल मतलब यहाँ पे 10 सैंपल्स और यहाँ पे 10 सैंपल रख के हम इसको प्रोसेस कर सकते हैं। और ये मैनुअल प्रोसेस के लिए ये मैनुअल सैंपल और पोजीशंस, ये इसमें आपका 2 ट्यूब पोजीशंस रहता है, एक नॉर्मल ट्यूब के लिए पोजीशंस है और एक आपका माइक्रो ट्यूब के लिए पोजीशंस है। जो माइक्रो ट्यूब मीन्स आपके पास मान लीजिए मिनिमम सैंपल है, मिनिमम 300 माइक्रोलीटर सैंपल होगा तो आप इसको यहाँ पे भी प्रोसेस कर सकते हो, और 140 माइक्रोलीटर सैंपल भी होगा तो भी आप इसको यहाँ पे माइक्रो ट्यूब माइक्रो मोड पे भी जो पोजीशंस है यहाँ पे आप लोग प्रोसेस कर सकते हो। और ये मैनुअल स्टार्ट बटन है प्रेस करने के बाद, यस। और ये जो लाइट है ये आपका एनालिसिस इंडिकेटर है, ओके। जब आप मैनुअल में प्रोसेस करने जाओगे यहाँ पे एनालिसिस इंडिकेटर आपको ब्लिंक करेगा, अगर जो फिनिश होगा तो ग्रीन हो जाएगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे मैंने अभी इसको ऑन किया है तो यहाँ पे लाइट अभी जल रहा है, इसका मतलब आपका सैंपलर मोड अभी रेडी है, ओके। जैसे ये हमारा मॉनिटर है, ओके, ये टच स्क्रीन है, ओके। यहाँ पे हमें एक कंट्रोल बार है और ये टूल बार है। तो यहाँ पे हमें QC, वाट लिस्ट, पेशेंट लिस्ट, सैंपल एक्सप्लोरर, डाटा ब्राउजर, इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़, लॉग आउट, शटडाउन, हिस्ट्री, मेंटेनेंस एंड ऑटोरेंस, यहाँ पे जितने भी आइकन्स है ईच एंड एवरी आइकन्स का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगा, इसका क्या करना है, कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसको हम लोग बारकोड रीडर बोलते हैं, ओके, बारकोड स्कैनर। इससे हम लोग जो रिएजेंट हमारा है तो रिएजेंट को कैसे इंस्टॉल करना है उसके लिए बारकोड मैनुअल बारकोड रीडर चाहिए। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का मैंने बताया आपको 20 सैंपल्स एट ए टाइम आपका प्रोसेस होगा। मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड है 1 ml, बट हमेशा आपको जब भी EDT ट्यूब में आप सैंपल को ड्रॉ करते हो तो 2 ml ड्रॉ करना ही है, मैंडेटरी आपको 2 ml लेना पड़ेगा। अगर 2 ml सैंपल नहीं ले रहे हो तो आपका सैंपल में क्या होगा, EDT का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, सैंपल वॉल्यूम कम हो जाएगा, तो उसमें आपका रिजल्ट में बहुत सारा इफेक्ट होता है, ओके। और क्या होगा ना, EDTA जब आपका ज़्यादा होगा तो EDTA इनकम्पैटिबिलिटी होगा, तो उसमें EDTA का क्लम्प ज़्यादा होने से प्लेटलेट का क्लम्प्स बनेगा, ठीक है। तो आपका प्लेटलेट में रिजल्ट्स में बहुत सारा फ्लक्चुएशंस होगा। तो आपको हमेशा जब भी आप ड्रॉ कर रहे हो तो 2 ml सैंपल ड्रॉ करना है। इंस्ट्रूमेंट एनालाइजर हम लोग आपको कंपनी वर्जन से आपको बोल रहे हैं कि ये आप 1 ml होगा तो मिनिमम आप रन कर सकते हो, बट 2 ml आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। और इस इंस्ट्रूमेंट का पर सैंपल एस्पिरेशन वॉल्यूम है 25 माइक्रोलीटर, ओके। तो 25 माइक्रोलीटर एस्पिरेशन वॉल्यूम हो गया, मिनिमम सैंपल रिक्वायर्ड वॉल्यूम हो गया 1 ml, ओके। पर सैंपलर एनालिसिस उसको सैंपलर में भी कर सकते हो, मैनुअल भी कर सकते हो, ओके। एंड इसमें इंस्ट्रूमेंट में आपका स्टोरिंग कैपेसिटी है इंस्ट्रूमेंट का अप टू 1 लाख पेशेंट डाटा इसमें स्टोर रहेगा, ओके। कितना, अप टू 1 लाख पेशेंट डाटा स्टोर रहेगा। एंड आपका इसमें QC फाइल में 96 QC फाइल आपका स्टोर रहेगा, ओके, 96 QC फाइल। एंड ईच फाइल आपका 300 प्लॉट्स, मतलब आप मान लीजिए जैसे 96 QC फाइल है, फाइल में यहाँ से आप देखेंगे तो ये आपका 96 तक आपका QC फाइल्स मिलेगा। तो QC फाइल्स 90 फाइल में ओके 96 QC फाइल्स, ओके। मतलब एक दिन का एक नहीं, एक दिन नहीं, मतलब आपका जैसे अभी मैंने 3 कंट्रोल यहाँ पे रजिस्टर किया है, 3 कंट्रोल जैसे एक्सपायर हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट लॉट आपके पास QC आएगा नंबर, यस। तो आपको नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन जब करोगे फिर आपका 1 to 3 नंबर मेरा अभी ऑलरेडी क्लोज है क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया है।
तो नेक्स्ट जब QC आएगा वो डिफरेंट लॉट का आएगा, तो मैं उसी लॉट को फिर उसके ऊपर तो नहीं कर सकता रजिस्ट्रेशन, इसलिए कंपनी यहाँ पे 96 फाइल आपको स्पेस दिया है। मतलब तो एक लॉट का पूरा जितना मंथली तक रन कर रहे हो पूरा स्टोर रहेगा इसमें। बिल्कुल। तो नेक्स्ट जब आपके पास QC आएगा फिर आप 4th ऑनवर्ड्स आप फिर रजिस्टर कर सकते हो। मीन्स 4, 5, 6 में रजिस्टर करोगे तो वहाँ पे 4th नंबर पे लेवल 1 और 5th नंबर पे लेवल 2 और 6th नंबर पे लेवल 3 का आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। ओके, तो ईच फाइल में यहाँ पे वो बता रहा है एक फाइल में आपका 300 QC प्लॉट्स आपका स्टोर रहेगा। ठीक है, ये मान लीजिए मेरा ये इसको एक प्लॉट बोलते हैं, नेक्स्ट होगा ये सेकंड प्लॉट हो गया। ऐसे हम जितना मैं QC रन करूँगा अप टू 300 प्लॉट्स यहाँ पे स्टोर रहेगा एक फाइल में। ओके, तो QC देन QC ओके देन हिस्ट्री में ईच हिस्ट्री इसमें 5000 डाटा आपका स्टोर रहेगा। हिस्ट्री में मीन्स आपका ऑडिट लॉग, एरर लॉग, मेंटेनेंस लॉग एंड रिएजेंट रिप्लेसमेंट लॉग में आप मान लीजिए मेंटेनेंस लॉग में आप इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या मेंटेनेंस करते हो, जैसे इसका रूटीन मेंटेनेंस है, एक डेली मेंटेनेंस शटडाउन प्रोसीजर है, रूटीन क्लीनिंग एक वीकली मेंटेनेंस है। ओके, ये आप करते हो कि नहीं करते हो यहाँ पे वो मेंशन रहेगा, कौन से डेट में आपने किया नहीं किया। ओके, कभी डाटा हाँ वो डाटा यहाँ पे स्टोर रहेगा। तो अगर कोई ऑडिट के लिए आएगा तो वो देख सकता है कि प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट को आप लोग मेंटेनेंस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऑटो रिंस जो है वो एक आज नीडेड मेंटेनेंस है, वो जब रिक्वायर होगा तभी उस टाइम पे हमें करना है। ओके, जैसे हमारा बैकग्राउंड चेक फेल होता है उस टाइम पे हमें ऑटो रिंस को करना है, अदरवाइज हमें ऑटो रिंस का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। ओके, देन हम लोग और कुछ देखना चाहेंगे हिस्ट्री में रिएजेंट रिप्लेसमेंट। आपने कब कब रिएजेंट को रिप्लेसमेंट किया उसका भी लॉग यहाँ पे रहेगा, कौन सी डेट को किया, कितना टाइम पे किया, कौन से आईडी में किया, लॉट एक्सपायरी डेट सब कुछ है। ओके, वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपको और क्या मिलेगा हिस्ट्री में, एरर लॉग्स। इंस्ट्रूमेंट में जो भी एरर्स आए होंगे, ठीक है, वो रिलेटेड आपका सब कुछ एरर्स यहाँ पे रहेगा। कंट्रोल का एरर हो गया, क्या ट्यूब रिमेंसिंग कुछ फंक्शनल एरर हो गया, ओके, रिजल्ट रिलेटेड एरर्स हो गया, वो सारा यहाँ पे आपका स्टोर रहेगा। क्लियर? देन वर्क लिस्ट। वर्क लिस्ट में आपका ऑलरेडी बारकोडेड सैंपल है, तो आपको वर्क लिस्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। वर्क लिस्ट में क्या है ना, जहाँ पे बारकोडेड सैंपल नहीं होता है वहाँ पे हम लोग वर्क लिस्ट में जाके वो पेशेंट का इंफॉर्मेशन को वहाँ पे ऐड करते हैं, फिर उसके बाद में सैंपल को प्रोसेस करते हैं। आपका यहाँ पे बारकोडेड सैंपल है तो आपको वर्क लिस्ट में कोई काम नहीं है। ओके, देन पेशेंट लिस्ट भी आपको चाहिए नहीं। ओके, जहाँ पे बारकोडेड सैंपल नहीं होता है वहाँ पे ये सब रिक्वायर होता है, क्योंकि वहाँ पे डॉक्टर नाम अगर रजिस्टर करना होगा उनको, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह हो गया, वहाँ पे बारकोडेड सैंपल नहीं होता। वो लोग बोलते हैं हमें डॉक्टर का नाम रजिस्टर करके रखना है। कभी कोई करेगा तो उसका हिस्ट्री भी निकल आएगा ना। बिल्कुल। और वार्ड नंबर, वहाँ पे वार्ड कौन से वार्ड से सैंपल आ रहा है वो भी रजिस्टर करना है, तो हम लोग वहाँ पे पेशेंट लिस्ट में जाके ये सब कर सकते हैं। और ये ऑप्शन आपको नहीं चाहिए क्योंकि आपका फुली ऑटोमेटेड लैब है, यहाँ पे फुली ऑटो लैब है, पूरा बारकोडेड सैंपल से पूरा, तो आपको ये प्रोसेस, ये दोनों आइकन आपको चाहिए ही नहीं, कुछ यूज़फुल नहीं है। ओके, देन हम लोग अभी जाएंगे सैंपल एक्सप्लोरर पे। ओके, अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल है, इंस्ट्रूमेंट तीन प्रिंसिपल पे काम करता है। एक हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन, देन है आपका WBC एंड RBC प्लेटलेट। ओके, हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन करता है SLS मेथड से। ओके, एंड RBC प्लेटलेट एस्टिमेशन बाय हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग बाय डायरेक्ट करंट मेथड। ओके, और उसको हम लोग डायरेक्ट करंट मेथड और इम्पीडेंस मेथड भी बोल सकते हैं। और हमारा सिस्मेक्स का जो प्रोटोकॉल मतलब प्रिंसिपल है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक फोकसिंग बाय डायरेक्ट करंट मेथड। ओके, देन WBC एंड डिफरेंशियल का जो मेजरमेंट प्रिंसिपल है वो हमारा पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है सिस्मैक्स का, तो वो आपका फ्लोरोसेंस फ्लो साइटोमेट्री मेथड से होता है। ओके, फ्लोरोसेंस फ्लो साइटोमेट्री मेथड, तो उसमें क्या होता है, फ्लोरोसेंस फ्लो साइटोमेट्री मेथड में 633 नैनोमीटर का एक लेज़र यूज होता है। ओके, तो लेज़र लाइट जो सेल्स के ऊपर आता है तो वहाँ पे 3 स्कैटर होता है, तो एक फॉरवर्ड स्कैटर, एक साइड स्कैटर और एक स्लाइड फ्लोरोसेंस लाइट। तो फॉरवर्ड स्कैटर का काम होता है सेल्स का शेप एंड साइज़ को मेज़र करना। ओके, वो सेल्स का कैसा साइज़ है, क्या शेप है वो मेज़र करेगा। साइड स्कैटर का काम है इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल्स, मीन सेल्स का क्या उसमें न्यूक्लियस है, क्या ग्रानुल्स है, उसको मेज़र करने का काम है साइड स्कैटर का।
और SFL लाइट क्या करता है, इमेच्योरिटी ऑफ द सेल्स, ओके, RNA DNA और न्यूक्लिक एसिड कंटेंट सेल्स को वो मेजर करता है SFL, ओके। यहाँ पे रिएजेंट उसी हिसाब से रिएजेंट्स है, यहाँ पे जैसे आप डाइल्यूएंट रिएजेंट अगर इंस्ट्रूमेंट में एक है लाइजर सेल WDF, एक है सल्फोलाइजर और एक है आपका सेल्पैक DCl, ये तीनों रिएजेंट है डाइल्यूएंट। इसके अलावा और एक रिएजेंट है जिसको हम लोग डाई रिएजेंट बोलते हैं, वो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो इसको आपको जैसे ओपन करोगे यहाँ पे है फ्लोरोसेल WDF, ओके। तो ये डाई रिएजेंट है। ये कितना चलता है जैसे सिंपल? तो ये हमारा डाई रिएजेंट्स है। तो इसके लिए इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, जस्ट इसको निकालना है, ठीक है। ये ऐसे खींच के न्यू पैक, ये जब ख़त्म होगा ये अलार्म करेगा ऐसे, द डाई होल्डर इज ओपन लिख दिया, यहाँ पे लिखेगा फ्लोरोसेल WDF आउट ऑफ फ्लोरोसेल WDF। तो उस टाइम पे आप इसको क्लिक करना, न्यू पैक लेके आना, यहाँ पे रखना और इसको वापस डाल देना, ये कितना सिंपल के यहाँ बाद पे रख खत्म के होगा? क्लोज, ओके। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आइकन पे जाऊँगा, रिएजेंट आइकन पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे मुझे चार रिएजेंट शो करेगा, ओके। एक है सल्फोलाइजर, फ्लोरोसेल WDF, सेल्पैक एंड लाइजर सेल WDF, ओके। तो सल्फोलाइजर जो है वो हेमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए चाहिए, ओके। जैसे आप इंस्टॉल करोगे सल्फोलाइजर को, वो यहाँ पे उसका लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट, देन आपका रेसिड्यू एमॉन मीन्स रिमेनिंग कितना अभी टेस्ट होगा, वो यहाँ पे आपको टेस्ट काउंट दिखाता है, ओके। ये जो एक्सपायरी है ये आपका ऑनबोर्ड एक्सपायरी है, ओके, रिएजेंट का एक्सपायरी नहीं है। मतलब जब आप इंस्टॉल करते हो एक ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी होता है, ठीक है, और एक होता है रिएजेंट का एक्सपायरी जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी, ओके। यहाँ पे जो एक्सपायरी डेट दिखा रहा है ये आपका ऑनबोर्ड स्टेबिलिटी है, ऑनबोर्ड एक्सपायरी, यस। जहाँ से आपने इंस्टॉल किया जिस दिन से, वहाँ से लेके आप इसको 60 डेज़ या 90 डेज़ तक आप इसको रन कर सकते हो। एक स्पेसिफिक है इसका, जैसे आप मान लीजिए फ्लोरोसेल WDF का 60 डेज़ है और ये सबका 90 डेज़ है, ओके। तो ये सबका ओनली एक्सेप्ट सेल्पैक DCl, ये आपको ओनली दिखाएगा लीटर्स, ओके। यहाँ पे टेस्ट काउंट नहीं आएगा। ये 20 लीटर का पैक आता है, तो अभी आपको 16 लीटर अभी रिमेनिंग है, क्लियर। अगर मुझे रिप्लेस करना है रिएजेंट, मैं क्या करूँगा, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करूँगा। मुझे मान लीजिए सेल्पैक DCl को रीइंस्टॉल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये आइकन से भी कर सकता हूँ, नहीं तो मेंटेनेंस पे जाऊँगा, एक्सचेंज पे जाऊँगा, ओके, रिएजेंट रिप्लेसमेंट में जाऊँगा और यहाँ पे मुझे मान लीजिए कोई भी रिएजेंट मुझे करना है, सेल्पैक DCl को मुझे रिप्लेस करना है, मैं उसको क्लिक किया, देन गो टू रिएजेंट रिप्लेसमेंट, क्लिक ऑन रिएजेंट कोड। रिएजेंट कोड क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक बार कोड आता है, कोड, वो उसको हम लोग रिएजेंट कोड बोलते हैं। तो वो कोड को हमें इस बारकोड स्कैनर से उसको रीडर से उसको स्कैन करना पड़ेगा। तो ये हमारा रीडर हो गया, ये हमारा सेल्पैक है, इसके ऊपर का जो बारकोड है उसको मैंने स्कैन कर दिया, आ गया यहाँ पे कोड। वो कोड आने के बाद में मुझे अभी क्या करना है, जस्ट प्रेस ओके। ये मैं ओके करने के बाद में आपका सेल्पैक DCl यहाँ पे रिसीव हो गया। वंस रिसीव होने के बाद में मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट बटन को प्रेस करूँगा। जैसे एग्जीक्यूट बटन को मैंने प्रेस किया तो आपका अभी रिएजेंट क्या करेगा, वो रिएजेंट को एस्पिरेट करेगा, ओके। 0% टू 100% तक एस्पिरेट करेगा। जैसे 100% यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे वो लिख देगा कि कितना लीटर अभी आपका रिमेनिंग वॉल्यूम है, ओके। उसी तरह से आपका लाइजर से WDF एंड सल्फोलाइजर का भी करना है, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ओके। कुछ डाउट्स हैं? नहीं, ओके। देन फ्लोरोसेल WDF का मैंने बताया, उसके लिए कोई बारकोड स्कैनिंग करना नहीं है। इसमें क्या होता है, RFID होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID। जस्ट आपको यहाँ पे एनालाइजर इंडिकेट किया कि आपका फ्लोरोसेल WDF नहीं है, आउट ऑफ फ्लोरोसेल WDF, जस्ट इसको ओपन करना है, न्यू पैक लाना है और क्लोज कर देना है। उसके अंदर चिप रहता है जो जिसको हम लोग बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी ID, वो ऑटोमेटिकली रीड करता है, ठीक है। सिंपल के लिए होता है सर? वो यहाँ पे टेस्ट आपको दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए अभी 16.3 मतलब 1603 टेस्ट अभी होगा उसमें, टोटल 2000 के समथिंग हाँ है। 2000 में। तो ये इसमें 2329 टेस्ट है, इसमें 9782 टेस्ट होगा, अभी इसमें 16 लीटर है, ओके।
अच्छा, ये हमारा रिएजेंट रिप्लेसमेंट समझ में आ गया और प्रिंसिपल भी समझ में आ गया किस प्रिंसिपल में क्या काम होता है। ओके, देन हम लोग अभी जाएंगे इक्विपमेंट में, अभी देखेंगे QC। ओके, QC मीन्स क्वालिटी कंट्रोल। आप लोग ऑलरेडी आवार हो क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। तो क्वालिटी कंट्रोल हम लोग डेली प्रोसेस करते हैं, किस लिए? हमारा इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस के लिए चेक करने के लिए, एज वेल एज हमारा रिएजेंट परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। QC होता है एक नॉन वैल्यूज़ जो मैन्युफैक्चर कंपनी आपको प्रोवाइड करता है। वो नॉन वैल्यू को आप जब रन करते हो, उसका जो ऑप्टेन वैल्यू आपको मिलता है, ठीक है, जो वैल्यू आप गेटिंग उसको, उसके साथ में आप लोग कंपेयर करते हो कि हमारा वो QC रेंज पे है या नहीं है। तो वो आपको QC वेस्टगार्ड रूल फॉलो करना पड़ता है। इसमें 2ST स्टैंडर्ड डेविएशन 2ST हम लोग फॉलो करते हैं, +2ST और -2ST एंड टारगेट वैल्यूज। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हमारे पास कंट्रोल्स 3 लेवल का कंट्रोल आता है। एक लेवल 1 कंट्रोल, लेवल 2 एंड लेवल 3। इसका नाम है XNL चेक लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो लेवल 1 कंट्रोल जो है वो है आपका लो कंट्रोल, लेवल 2 जो है वो है नॉर्मल कंट्रोल, लेवल 3 जो है वो है हाई। तो जब भी आप QC को रिसीव करते हो, अब तो आपका आएगा वहाँ से सेंट्रल परचेस हो जाएगा। जब भी आप QC को रिसीव करोगे, वो जिस थर्मोकोल बॉक्स में आया होगा उसका टेम्परेचर वगैरह आप देखना है, उसमें कूल पैक भी प्रॉपर है कि नहीं है वो चेक करके QC को रखना, और उसका भाइल का कलर भी आपको देखना पड़ेगा। अगर कलर रेडिश लग रहा है तो वो परफेक्ट है, अगर वो ब्लैकिश दिख रहा है, ब्लैक हो गया है, दैट मीन्स योर कंट्रोल इज डिटोरिएटेड। ओके, वो ट्रांजिस्ट में डिटोरिएट हो चुका होगा। ठीक है, वो लोग ये सब टेम्परेचर वगैरह आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोल रिसीव करने के बाद में, उसके बाद में रिसीव में कंट्रोल को स्टोर करना है 2 to 8 डिग्री में। ठीक है, कभी भी -20 में या डीप फ्रीज में QC को रखना नहीं है। अगर डीप फ्रीज में आप रख रहे हो या फ्रीज़र में रख रहे हो तो कंट्रोल आपका जो RBC मटेरियल से वो क्या होगा, रप्चर होना शुरू हो जाएगा और डिटोरिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा 2 to 8 में प्रॉपर टेम्परेचर में मेंटेन करना। जब भी QC को रन करना है, फ्रिज में से निकाल के बाहर लाना है, 2 to रूम टेम्परेचर में उसको रखना है। रूम टेम्परेचर मीन्स एम्बिएंट टेम्परेचर, मीन्स 25 to 30 रूम टेम्परेचर होगा। तो उस टेम्परेचर में आपको 10 to 15 मिनट स्टोर करना है, रखना है। जब रूम टेम्परेचर प्रॉपर आ जाएगा उसके बाद में उसको हम लोग प्रोसेस करेंगे। ठीक है, ये हमारा QC का प्रोसीजर है। तो QC प्रोसेस करने से पहले हमें QC को पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, उसका लॉट नंबर, एक्सपायरी डेट एंड उसका वैल्यू सेट जो आएगा साथ में, हम उसको रजिस्टर करेंगे। तो QC को यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे आप लोग या तो मैनुअली भी आप रजिस्टर कर सकते हो और आप पेन ड्राइव से भी रजिस्टर कर सकते हो। एक पेन ड्राइव डेडिकेटेड है आपको इसके लिए रखना। हम लोग आपको एक फाइल भेज देंगे, QXL फाइल भेजेंगे, तो वो फाइल पे आप लोग लेके यस वो इंसर्ट करना है बैक साइड में। ठीक है, यहाँ पे QC को पेन ड्राइव को इंसर्ट करने के बाद में यहाँ पे जाना है QC फाइल में। तो QC फाइल में यहाँ पे आपको जो 1 2 3 अभी मेरा QC ऑलरेडी रजिस्टर है, तो नेक्स्ट ऑप्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे क्लिक करके गो टू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रीड एज ए फाइल पे क्लिक करना है, गो टू QC फाइल। तो मान लीजिए मेरा अभी ये खाली है। ठीक है, तो जहाँ पे वैकेंट होगा QC 1 पे मैं गो टू रजिस्ट्रेशन, क्लिक ऑन रीड एज ए फाइल, फाइल नॉट फाउंड, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे कोई फाइल लिया नहीं है। अगर मैं यहाँ पे फाइल लेता तो यहाँ पे मुझे दिखाता। ठीक है, फिर यहाँ पे खाली आपको सिलेक्ट करके ओके प्रेस करना है। तो अभी एक काम करते हैं, इसमें लिख के फिर दिखाते हैं। फाइल, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मेरा खाली है, देन वैकेंट क्वेश्चन पे क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन, रीड एज ए फाइल, यहाँ पे मुझे दिखाई देगा। ठीक है, जो मैंने पेन ड्राइव पे लिया, बस यहाँ पे मुझे लेवल 1 का क्लिक करना है। ओके ओके, आ गया। क्यों रेट दिखा रहा है? क्योंकि वो ऑलरेडी वो QC एक्सपायर हो चुका है। फिर नेक्स्ट लेवल, क्लिक ऑन गो टू रजिस्ट्रेशन, रीड एज ए फाइल, लेवल 2, ओके ओके, क्लियर। देन लेवल 3 रजिस्ट्रेशन, रीड एज ए फाइल, क्लिक ऑन लेवल 3 ऑलरेडी हाईलाइटेड, ओके ओके, रजिस्टर। ठीक है, अच्छा अभी हम लोग इसके बाद में क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, परफॉर्म करेंगे।
तो क्यूसी परफॉर्म के लिए मैंने बोला था क्यूसी को निकाल के रखना है, निकाल दीजिए। शीशी निकाल लो उधर से जो रखते हैं अभी रूम टेम्परेचर में, उसके बाद में इसको परफॉर्म करेंगे। अच्छा, हमारा क्यूसी रजिस्ट्रेशन कोई डाउट ही किसी को? नहीं। हो जाएगा। अच्छा, वार्ड लिस्ट पर्सन लिस्ट मैंने बोला कुछ नहीं है। अभी जाते हैं सैम्पल एक्सप्लोरर। सैम्पल एक्सप्लोरर में आपका जो भी सैम्पल आप रन करोगे, ऑल सैम्पल डाटा आपको सैम्पल एक्सप्लोरर विंडो पे ही मिलेगा। ठीक है, तो सैम्पल एक्सप्लोरर में आपका अप टू 1 लाख पेशेंट डाटा इसमें स्टोर रहता है। तो ये है आपका सैम्पल एक्सप्लोरर विंडो। तो यहाँ पे आपको सैम्पल नंबर्स शो करेगा, जो सैम्पल आप रन करोगे। इससे इंक्रीज होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको रखना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। ठीक है, जो जैसा आपको चाहिए चॉइस। और भी जो है वो वैलिडेटेड, ऑल सैम्पल अगर मैं सैम्पल रन करूँगा वो ऑटोमेटिक वैलिडेट होगा तभी वो होस्ट हो पाएगा। होस्ट मीन्स आपका LIS में डाटा जाएगा और उसको हम लोग प्रिंट आउट ले सकते हैं। ओके, देन मॉडिफाई ऑप्शन मैंने कल बताया था आपका, अगर कोई भी ID गलत रन हुआ है, कोई ID आपने गलती से रन कर दिया है, उसको मॉडिफाई करना चाहते हो, वो सैम्पल नंबर वो मॉडिफाई जाके आप कर सकते हो। ये मान लीजिए ये मॉडिफाई ऑप्शन है। मान लीजिए मुझे ये सैम्पल नंबर को एडिट करना है, मैं क्या करूँगा, पहले ये वैलिडेट है, वैलिडेट होगा तो आपको मॉडिफाई ऑप्शन नहीं आएगा। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले ऑन वैलिडेट करना है। ठीक है, तो वैलिडेट ऑप्शन को हटाना है, यहाँ से भी हट गया। देन मॉडिफाई ऑप्शन आएगा, देन क्लिक ऑन मॉडिफाई। यहाँ पे आप क्लिक करके उसका बारकोड का जो नंबर है आप आइदर स्कैन कर सकते हो स्कैनर से, और यहाँ पे आप टाइप भी कर सकते हो। ठीक है, जो आपको चाहिए वो कर सकते हो, टाइप करो या यहाँ पे स्कैन करो। वो करने के बाद में उसके बाद ओके प्रेस करना है, देन ओके। तो आपका ID यहाँ पे हो गया, एडिट, देन वैलिडेट कर देना है। ओके, जैसे वैलिडेट करोगे तो ये आपका फिर प्रिंटेड ऑप्शन पे यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। आप प्रिंट आउट लेना चाहते हो या आप पोस्ट करना चाहते हो। ठीक है, देन उसके बाद WB हो गया आपका होल ब्लड। आपका जो सैंपल रन हो रहा है वो होल ब्लड है, ED के से होल ब्लड। देन आपका आउटपुट, यहाँ पे आउटपुट में लिखेगा GH। G हो गया आपका ग्राफिकल प्रिंट, H हो गया होस्ट। जिसमें अभी H दिख रहा है मतलब इसमें इसका होस्ट नहीं हुआ है, सैंपल LIS में नहीं गया, आपका डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। और G जहाँ पे है इसका मतलब हमने उसका प्रिंट नहीं लिया है, तो जहाँ से प्रिंट आउट ले लिया जिसका उसमें G हट गया है। ओके, अगर होस्ट हो जाएगा तो H भी हट जाएगा। अगर जिसका यहाँ पे H दिख रहा है उसका आपको समझना है कि इसका होस्ट नहीं हुआ है। ओके, देन बाकी P एंड N, P/N क्या है, P मीन्स पॉजिटिव, N मीन्स नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स कोई भी अगर abnormality सैंपल होगा वो पॉजिटिव लिखेगा, दैट मीन्स आपको समझना पड़ेगा वो सैंपल प्योरली abnormal है। ओके, N मीन्स अगर नेगेटिव लिखा आएगा दैट मीन्स योर सैंपल इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे कुछ लिख रहा है DMC। DMC मीन्स डिफरेंशियल मॉर्फोलॉजी एंड काउंट में अगर abnormalities होगा तो वो पॉजिटिव लिखेगा, और नेगेटिव लिखेगा कोई भी सैंपल पे कुछ भी एरर्स नहीं है, नो फ्लैगिंग्स है, तो वो आपका नेगेटिव सैंपल है। पॉजिटिव में यहाँ पे आप देखेंगे, अगर ये मैं इसमें क्लिक करूँगा DMC लिखा है तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखेगा, तो ये abnormal सैंपल है। ये सारे फ्लैगिंग्स आया हुआ है, सारा IP मैसेज दिया है, WBC abnormal स्कैटरग्राम, न्यूट्रोपेनिया, लिम्फोपेनिया। लिकोपेनिया मीन्स माइनस में जा रहा है तो लिकोपेनिया है। ठीक है, अगर प्लस होगा तो वो लिकोसाइटोसिस होता है। ठीक है, देन ब्लास्ट abnormal लिम्फोसाइट्स दिया है, माइक्रोसाइट्स दिया है, मैक्रोसाइट्स दिया है। मैक्रो मीन्स लार्ज RBCs है, मैक्रोसाइट्स। हाइपोटोमिया है, एनीमिया है, प्लेटलेट abnormal डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है। तो इसके लिए ये आपका पॉजिटिव है। ओके, ये आपका मॉर्फोलॉजी वाइज हो गया, और इसमें काउंट वाइज भी abnormal है, मीन्स लोअर साइड में काउंट है, रेफरेंस रेंज से बिलो साइड में है। ठीक है, तो उसके लिए इसको हम लोग बोलेंगे कि लोअर साइड पे रेंज है, तो उसके लिए ये पॉजिटिव दिया हुआ है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो सैंपल का पेशेंट का रिजल्ट यहाँ पे देख सकता हूँ। ठीक है, ये आइकन पे क्लिक करके रिजल्ट्स में देख सकता हूँ, WBC, RBC, HB, SCT, MCV। देन यहाँ पे क्लिक करूँगा तो पेशेंट का इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा, पेशेंट ID एंड पेशेंट का नेम मिलेगा, और ये रिएजेंट आइकन है, इसको क्लिक करके मैं रिएजेंट का आइकन देख सकता हूँ। ओके, देन ऊपर है वैलिडेट हो गया, डिस्प्ले हो गया। डिस्प्ले पे आप यहाँ पे नो डिस्प्ले सेटिंग पर आप जा सकते हो। ठीक है, तो हमेशा लो डिस्प्ले सेटिंग ही रखना है आपको। देन आउटपुट, यहाँ पे ऑप्शन है प्रिंट आउट का, आप प्रिंट आउट ऑप्शन के लिए आउटपुट पे जाना है। फाइंड मीन्स सर्च, आप कोई भी डाटा सर्च करना चाहते हो सैंपल नंबर के हिसाब से,
या पेशेंट आईडी के हिसाब से, पेशेंट नेम के हिसाब से यहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो। देन फाइल है, यहाँ पे कोई भी डाटा आपको एक्सेल शीट में चाहिए तो पेन ड्राइव को लगा के आप आउटपुट इन CSV फाइल से आप लेके स्टोर करके रख सकते हो। देन डिलीट ऑप्शन, अगर डिलीट आप करना चाहोगे, यहाँ से डिलीट आपने कर दिया तो हमेशा के लिए वो डिलीट हो जाता है, वो मिलेगा नहीं बाद में। ओके, और यहाँ पे यह ओपन डाउन एरो एंड अप एरो करके आप ऊपर नीचे जा सकते हो। ओके, और ये राइट शिफ्ट एंड ये लेफ्ट शिफ्ट। ओके, ये हो गया आपका। ओके, और मल्टीपल ऑप्शन आपका प्रिंट आउट वगैरह चाहिए तो ये आइकन पे क्लिक करके मल्टीपल आप सिलेक्ट करके भी प्रिंट आउट ले सकते हो। कितना प्रिंट चाहिए? जितना आपको चाहिए वो प्रिंट आउट। और यहाँ से आप लेजर प्रिंट ले सकते हो। लेजर प्रिंट मीन्स आपका केबल निकला हुआ था, उसके लिए ऑप्शन नहीं आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे आप सिलेक्ट करके जितना भी चाहोगे GP प्रिंट भी ले सकते हो। LP प्रिंट भी ले सकते हो। LP मीन्स आपका लेजर प्रिंट है, GP मीन्स आपका ग्राफिकल प्रिंट है। अगर ग्राफिकल प्रिंट मतलब पूरा पेपर का आपका ग्राफ के साथ में चाहिए तो ग्राफिकल प्रिंट पे क्लिक करना है। अगर आपको ओनली काउंट्स चाहिए तो आप लेजर प्रिंट पर प्रिंट आउट ले सकते हो, उसमें ग्राफ नहीं आएगा। रिपोर्ट के साथ जो ग्राफ आता है। और रिपोर्ट फॉर लाभ यूज ओनली मीन्स ओनली लाभ के लिए होगा, वो आप पेशेंट को वो रिपोर्ट नहीं दे सकते। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे आपका कंट्रोल बार में यहाँ पे आपका ऑप्शन है सैम्पलर। ओके, मीन्स अभी एनालाइजर आपका सैम्पलर मोड पे है। अगर मैं मैनुअल मोड पे जाऊँगा तो क्लिक करूँगा मोड स्विच को, तो मोड स्विच को प्रेस करने से अभी एनालाइजर कहाँ पे जाएगा? मैनुअल मोड पे। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा मैनुअल मोड। ओके, तो इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे मोड आएगा, तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट में 2 मोड है। एनालाइजर अभी रेडी नहीं हुआ तो ये 2 मोड, तो यहाँ पे होल ब्लड मोड है, प्री डाइल्यूशन मोड है। होल ब्लड मीन्स आपका जो भी सैंपल को प्रोसेस करना है, EDTA सैंपल को, वो होल ब्लड मोड पे ही रन करना है। प्री डाइल्यूशन मोड मीन्स आप मान लीजिए कोई भी एक पेशेंट आ रहा है, उसका ब्रेन नहीं मिल रहा है, आप ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो सैंपल। ओके, तो वो पेशेंट को आप लोग सैंपल कैसे रन करोगे ना, उसको प्री डाइल्यूशन मोड पे रन करना है। प्री डाइल्यूशन मीन्स बाहर डाइल्यूशन करके वो सैंपल को रन करना है। प्री डाइल्यूशन मोड पे आपका 1:7 का डाइल्यूशन वो बनाता है। ठीक है, 1:7 डाइल्यूशन मीन्स 120 माइक्रोलीटर आपको सेल्फ पैक DCL लेना है। ठीक है, एक एलिकट में पेशेंट का ब्लड लेना है 20 माइक्रोलीटर। तो कैसे लोगे 20 माइक्रोलीटर? आपके पास जो पिपेट है उसको 20 माइक्रोलीटर करो, उसका फिंगर प्रिक करो करके वहाँ से 20 माइक्रोलीटर ले लो। 120 माइक्रोलीटर जो लिया होगा आपने सेल्फ पैक DCL एलिकट में, उसके साथ में उसको मिक्स करो प्रॉपर। मिक्स करने के बाद में एनालाइजर पे आओ, यहाँ पे जाओ, इंस्ट्रूमेंट को मैनुअल मोड करो। मैनुअल मोड करने के बाद में मोड स्विच पे क्लिक करो, प्री डाइल्यूशन मोड पे क्लिक करके ओके करो। एलिक्विड में दे सकते हैं। जैसे ही वो इंस्ट्रूमेंट अभी आ जाएगा, यहाँ पे आ गया रेडी मोड पे, एनालिसिस इंडिकेटर यहाँ पे आ गया। देन ओपन करना है सैम्पलर को करके, यहाँ पे मैनुअल पे क्लिक करना है, यहाँ पे सैंपल का नंबर डालना है। ठीक है, मान लीजिए जो भी नंबर है या बारकोड पे स्कैन करना है वो कर दो। करने के बाद में ओके करना है। ठीक है, फिर वो सैंपल को यहाँ पे ब्लैक पोजीशन पे जो है माइक्रो ट्यूब पोजीशन पे वहाँ पे रखना है। ये नॉर्मल ट्यूब पोजीशन है, ये माइक्रो ट्यूब पोजीशन, यहाँ पे रख के स्टार्ट स्विच को प्रेस करना है। ठीक है, तो जो भी रिजल्ट्स आएगा उसमें कोई मल्टीप्लाई फैक्टर 7 वगैरह कुछ नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक एनालाइजर उसको मल्टीप्लाई करके आपको रिजल्ट दे देता है। तो आपको बाहर में कोई फैक्टर उसमें ऐड नहीं करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका मिनिमम सैंपल जो होगा उसके लिए आप ये प्री डाइल्यूशन मोड पे रन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट? नहीं। वापस फिर आपको नॉर्मल होल ब्लड मोड पे वापस आ जाना। ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या? WBC होल ब्लड मोड CBC डिप मीन्स CBC आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। डिफरेंशियल जो है वो आपका 5 डिफरेंशियल पार्ट है, जो 5 हमारा एनालाइजर 6 डिफरेंशियल इसमें हम मानते हैं।
एक है आपका न्यूट्रो लिम्फो मोनो यूसिनो वैसो एंड आईजी काउंट। आईजी हो गया इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट काउंट। ओके, इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट काउंट मीन्स आपका उसमें माइलोसाइट एंड प्रोमाइलोसाइट को वो काउंट करके देता है, जिसको हम लोग आईजी इमैच्योर ग्रैनुलोसाइट काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप एक देखोगे यहाँ पे आपका 5 डिफरेंट सेल के साथ में आईजी काउंट देता है, आईजी एब्सोल्यूट काउंट एंड आपका परसेंटेज काउंट। ओके, बाकी आपका यहाँ पे डब्ल्यूबीसी रहेगा, देन आरबीसी इंडाइसेस, ओके, हेमोग्लोबिन एंड आरबीसी इंडाइसेस, देन प्लेटलेट इंडाइसेस, एब्सोल्यूट काउंट ऑफ न्यूट्रोफिल, लिम्फो, मोनो, यूसिनो, वैसो, देन न्यूट परसेंटेज, लिम्फो परसेंटेज, मोनो परसेंटेज, यूसिनो, वैसो एंड आईजी काउंट। ओके, ये आपका इतना पैरामीटर आपको मिलेगा। अगर कोई भी पेशेंट का डाटा आप डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो तो उसमें डबल क्लिक करके आप देख सकते हो रिजल्ट, और आप लोग क्या कर सकते हो, एक्सप्लोरर विंडो में उस वो सैंपल नंबर के ऊपर क्लिक करके ब्राउज़र पे जा सकते हो क्लिक करके। तो ब्राउज़र में जो है वो डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट डाटा। ओके, तो यहाँ पे आपका पेशेंट का आपका मिल जाएगा सैंपल नंबर, देन आपने कौन सी डेट में रन किया, ठीक है, और कितने टाइम पे रन किया। अगर उसमें यहाँ पे पेशेंट का नेम वगैरह आपने इनपुट किया होगा, नेम, एज, सेक्स वगैरह वो भी यहाँ पे दिखेगा। देन आपको मेन पे यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा। देन ग्राफ पे आप क्लिक करके ग्राफ देख सकते हो। आरबीसी एंड प्लेटलेट हाइड्रोडायनेमिक फोकसिंग बाय डायरेक्ट करेंट मेथड से होता है, उसमें से जो ग्राफ जनरेट होता है उसको हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये हिस्टोग्राम है आरबीसी प्लेटलेट। WDF हमारा रन होता है किसमें, फ्लोरोसेंस फ्लो साइटोमेट्री मेथड। तो वहाँ से जो ग्राफ जनरेट होता है उसको हम लोग स्कैटर प्लॉट बोलते हैं और स्कैटर ग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्कैटर ग्राम है, SSC साइड स्कैटर वर्सेस आपका स्लाइड फ्लोरोसेंस स्लाइड। तो स्लाइड स्कैटर यहाँ पे आपका जो रेड कलर जोन पे सेल्स दिख रहा है ये आपका यूसिनोफिल्स है, क्योंकि यूसिनोफिल्स में ग्रानुल्स ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से उसका साइड स्कैटर उतना स्ट्रॉन्ग रहेगा। ठीक है, एज कम्पेयर टू न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल में ज़्यादा ग्रैनुल्स होते हैं और प्रोमिनेंट ग्रैनुल्स होते हैं, इसलिए साइड स्कैटर उसका स्ट्रॉन्ग होगा। देन न्यूट्रोफिल का एज कम्पेयर टू यूसिनोफिल्स ग्रैनुल्स कम होते हैं, जब टॉक्सिक चेंजेस होता है उस टाइम पे ज़्यादा ग्रैनुल्स होते हैं। तो न्यूट्रोफिल का जो साइड स्कैटर होगा एज कम्पेयर टू यूसिनोफिल थोड़ा वीक होगा। ओके, फिर यहाँ पे जो ग्रीन कलर में सेल्स दिख रहा है ये आपका मोनोसाइट्स है। ओके, देन उसके बाद में जो सेल्स है वो लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट सबसे स्मॉल सेल्स है, उसका साइड स्कैटर भी लो होगा। ओके, एंड फॉरवर्ड स्कैटर भी वीक होगा एंड साइड स्कैटर भी वीक होगा, क्योंकि सेल के हिसाब से सबसे स्मॉल सेल्स है और कोई ग्रैनुल्स वगैरह भी नहीं है, तो उस हिसाब से वो वीक है। देन आपका यहाँ पे जो येलो कलर में सेल्स दिख रहा है वो आपका बैसोफिल्स है। ओके, न्यूट्रो एंड बैसो, यहाँ पे ये न्यूट्रो, उसके नीचे है बैसोफिल्स, और नीचे जो सेल्स है यहाँ पे ब्लू कलर में दिख रहा है ये सब डेब्रीज है। ओके, ये है आपका स्कैटर प्लॉट्स। देन कुमुलेटिव में अगर आप क्लिक करोगे, अगर आपके पास में कोई भी पेशेंट का डाटा सेम आईडी नंबर पे और सेम नेम पे कंटिन्यूसली आ रहा है, उसका आप यहाँ पे कुमुलेटिव चेक कर सकते हो। मतलब प्रीवियस डे का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, प्रीवियस डे और प्रेजेंट डे का डाटा सेम आईडी होना चाहिए, सैंपल नंबर एंड सेम नेम के हिसाब से। ठीक है, देन क्यू फ्लैग हो गया आपका एक सस्पेक्ट फ्लैगिंग। ओके, इंस्ट्रूमेंट आपको सस्पेक्ट फ्लैगिंग का आईपी मैसेजेस देता है, जैसे आपका यहाँ पे ब्लास्ट एब्नॉर्मल लिम्फो है, लेप्टोसिस्ट है, एटिपिकल लिम्फो है, एनआरबीसी है, आरबीसी एग्लूटिनेशन है, टर्बिडिटी, एचपी इंटरफेरेंस है, आयरन डेफिशिएंसी है, एचपी डिफेक्ट है, फ्रैगमेंट्स है, आईआरबीसी एंड प्लेटलेट क्लम्प्स, ये सारे जो है ये आपका सस्पेक्ट फ्लैगिंग है। ओके, सस्पेक्ट फ्लैगिंग मीन्स मे बी पॉसिबल इन दैट सैंपल। इसमें वो कह रहा है कि ये सैंपल में ये abnormality, ये सस्पेक्ट वो कर रहा है, ये abnormalities है, आप उसको स्लाइड बनाओ, रिव्यू करके माइक्रोस्कोपी देखो या पैथोलॉजिस्ट दिखाओ, फिर उसको रिजल्ट को रिलीज़ करो। तो ब्लास्ट एंड एब्नॉर्मल लिम्फो आपको समझ में आता है। ये यहाँ पे जो कट ऑफ है ये 100 का कट ऑफ है, 100 से बिलो होगा तो वो आपको फ्लैगिंग नहीं करेगा। ओके, एबव 100 आएगा तो वो आपको फ्लैगिंग करेगा कि यहाँ पे ब्लास्ट एंड एब्नॉर्मल लिम्फो ये सैंपल पे है। देन लेफ्ट टू शिफ्ट आपका हो गया न्यूट्रोफिल का प्रीवियस स्टेज, जिसको हम लोग बैंड फॉर्म्स बोलते हैं। तो बैंड फॉर्म से अगर होगा आपके वो सैंपल पे तो वो यहाँ पे लेफ्ट टू शिफ्ट क्वेरी करके देगा, तो आपको समझना है कि ये सैंपल पे आपका लेफ्ट शिफ्ट है, मतलब बैंड फॉर्म्स है।
फिर आरटीपिकल लिम्फो एक आपका रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स होता है जिसमें वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, उसमें आरटीपिकल लिम्फो ज़्यादा होता है, मिलता है हमें। तो अगर यहाँ पे एनालाइज़र आपको इंडिकेट कर रहा है आरटीपिकल लिम्फो है तो आपको स्लाइड बना के देखना पड़ेगा कि उसमें है या नहीं है, ठीक है। फिर एनआरबीसी, ये एक्शन 550 एनआरबीसी आपको कभी भी रिजल्ट्स नहीं देगा, ओनली फ्लैगिंग करेगा, एनआरबीसी क्वारी और एनआरबीसी प्रेजेंट लिखेगा। तो आपको समझना है कि ये सैंपल पे एनआरबीसी मीन्स न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट है। अगर न्यूक्लिएटेड आरबीसी है वो क्या करेगा, वो आरजे लिम्फोसाइट करके वो काउंट करता है डब्ल्यूबीसी में, ओके। तो इस हिसाब से हमारा डब्ल्यूबीसी जो काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको जब ये इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे एनआरबीसी दे रहा है आपको करेक्टेड डब्ल्यूबीसी काउंट देना पड़ेगा। हमारा जो अपर मॉडल है एक्शन 1000 उसमें क्या करता है, वो एनालाइजर ऑटोमेटिकली करेक्टेड करके डब्ल्यूबीसी काउंट देता है। बट एक्शन 550 में WNR चैनल नहीं है तो उसकी वजह से वो एनआरबीसी काउंट नहीं देता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना पड़ेगा, जब एनआरबीसी यहाँ पे आपको फ्लैगिंग करेगा तो आपको डब्ल्यूबीसी काउंट को करेक्टेड करके देना पड़ेगा, ठीक है। देन आरबीसी एग्लूटिनेशन मीन्स आपका आरबीसी का जो क्लम्प्स बनता है, एग्लूटिनेशन होता है, रोलेक्स फॉर्मेशन होता है। तो वो उस कंडीशन में क्या होता है ना, आपका हेमोग्लोबिन जितना होगा एज कम्पेयर टू आरबीसी काउंट अगर आप देखेंगे वो लोअर साइड पे काउंट आता है, ठीक है। एंड आपका MCHC वैल्यू है वो इंक्रीज होके आता है, हाँ। एंड आपका आरबीसी एंड हेमोग्लोबिन के ऊपर एस्ट्रिक मार्क आएगा, एस्ट्रिक मीन्स स्टार मार्क करके देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये कोल्ड एग्लूटिनेन हो रहा है व रोलेक्स फॉर्मेशन बन रहा है। तो उसमें क्या करना है आपको, उसका क्या रेमेडी लेना पड़ेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा। वो सैंपल तो उसको क्या करना है ना, वो सैंपल को आपको 37 डिग्री में 30 मिनट्स तक आपको इंक्यूबेट में करना है, ठीक है। आफ्टर इंक्यूबेशन वो सैंपल को आपको रन करना है। अगर वो सैंपल रन करने के बाद में आपका वो कोल्ड एग्लूटिनेशन वार्म अप करने के बाद में वो निकल जाता है, इफेक्टिव होता है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आप दे सकते हो। अगर वो प्रोसीजर करने के बाद में भी आपका कोई भी रिजल्ट में अफेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा नेक्स्ट ना, उसका प्लाज्मा रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो प्लाज्मा रिप्लेसमेंट कैसे करोगे, वो सैंपल को आपको स्टैंडिंग ऑर्डर में हाफ एन आवर रूम टेम्परेचर में आपको रख देना है। जैसे प्लाज्मा सेपरेट होगा वो प्लाज्मा जितना, मान लीजिए ये मेरा एक सैंपल है, ओके, यहाँ पे मैंने स्टैंडिंग ऑर्डर में रखा था, तो ये ऊपर जो है वो है प्लाज्मा, नीचे मेरा आरबीसी सेल्स सारे सेटल डाउन हो गए। तो मैं क्या करूँगा, ये आरबीसी को यहाँ ये जो सुपरनेंट है प्लाज्मा, इसको मैं एक पिपेट से डिस्कार्ड कर दूंगा, निकाल के डिस्कार्ड कर दूंगा। मैं जितना यहाँ से डिस्कार्ड करूँगा, मान लीजिए मैं यहाँ ये प्लाज्मा अभी 1 ml है, तो मैंने 1 ml डिस्कार्ड कर दिया, तो इसमें मैं क्या करूँगा, सालाइन रिप्लेसमेंट करूँगा, ठीक है। मतलब 1 ml अगर मैंने निकाल दिया प्लाज्मा को, मुझे 1 ml ऐड करना है, तो उस कंडीशन में मैं इसमें सेल्पैक DCL को 1 ml इस पर ऐड कर दूँगा, ठीक है। ऐड करने के बाद में सैंपल को प्रॉपर मिक्स करूँगा, मिक्स करने के बाद में रन करूँगा, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मैं दे सकता हूँ। क्योंकि प्लाज्मा में क्या होता है, एंटीबॉडी होता है जो कि वो एग्लूटिनेट वो बनाता है, क्लम्प्स वहाँ पे बना। अगर मैंने वो प्लाज्मा को रिप्लेस कर दिया मतलब वो एंटीबॉडी चला गया, ठीक है। उसके बाद मैं उसके अंदर सेल्पैक को ऐड कर दूंगा, ऐड करने के बाद मैं उसको मिक्स करूँगा और रन करके वो जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल रिजल्ट में दूँगा। अगर मान लीजिए वो सैंपल पे माइक्रोसाइटिक ज़्यादा होगा, ठीक है, माइक्रोसाइटिक आरबीसी ज़्यादा होगा, तो वो क्या करेगा, प्लेटलेट में काउंट होगा। तो उस कंडीशन पे आपको स्लाइड बना के वो रिव्यू करना है पैथोलॉजिस्ट से और करेक्टेड प्लेटलेट काउंट देना है, ओके। ये है आरबीसी एग्लूटिनेशन। देन टर्बिडिटी HP इंटरफेरेंस मीन्स अगर कोई भी सैंपल पे आप मान लीजिए लिपिड ज़्यादा है, ओके, लिपिड मीन्स कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड अगर ज़्यादा होगा वो सैंपल लाइपेमिक होगा। तो अगर लाइपेमिक होगा वो हेमोग्लोबिन पे इंटरफेरेंस करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको टर्बिडिटी HP इंटरफेरेंस दे रहा है तो आपको उसका वो सैंपल का लाइपेमिक लिपिड लेवल चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चेक करके वो आपको फिर यहाँ वो सैंपल को रन करना है, ठीक है, वो चेक करना है और उसको रिजल्ट को आपको देना पड़ेगा। तो वो फ्लैगिंग करेगा, अगर लिपिड यहाँ पे हाई होगा वो सैंपल पे, वो आपको फ्लैगिंग करेगा टर्बिडिटी HP इंटरफेरेंस। देन आयरन डेफिशिएंसी, अगर आयरन न्यूट्रिशन का अगर आपको डेफिशिएंसी है आयरन का, तो यहाँ पे एनालाइजर आपको आयरन डेफिशिएंसी फ्लैगिंग करेगा।
तो उसमें कैसे पता चलेगा रिजल्ट से? ये तो यहाँ पे फ्लैगिंग कर रहा है तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो उस पर MCP वैल्यू लोअर साइड पे होगा, ठीक है। RDWCB भी लोअर साइड पे होगा, ओके। हेमोग्लोबिन भी लोअर साइड पे होगा, तो वो हमारा एक डायग्नोसिस टूल लिख लेगा कि ये आयरन डेफिशिएंसी है। HB डिफेक्ट मीन्स हमारा 3 टाइप का हेमोग्लोबिन होता है नॉर्मली, फीटल हेमोग्लोबिन, एडल्ट हेमोग्लोबिन एंड A2, ओके। इसके सिवाय और बहुत सारे abnormal हेमोग्लोबिनोपैथीज होते हैं, जैसे आपका थैलेसीमिया हो गया, ठीक है। A2 अगर इंक्रीज होगा तो वो माइनर थैलेसीमिया है। अगर HbF इंक्रीज होगा तो वो आपका फीटल हेमोग्लोबिन है, ज़्यादा होगा तो वो फिर थैलेसीमिया पे जाएगा, मतलब मेजर थैलेसीमिया। आपका HbC होता है, मतलब हेमोग्लोबिन क्रिस्टल, ओके। HbD होता है जो आपका पंजाब हेमोग्लोबिन है, आरब हेमोग्लोबिन है, सिकल हेमोग्लोबिन है, सिकल सेल जिसको बोलते हैं, होमोजाइगोट सिकल सेल्स एंड हेटेरोजाइगोट सिकल सेल, ये सारे सब abnormal हेमोग्लोबिनोपैथीज होता है। HB लेपोर भी होता है, ओके। तो ये इसमें से अगर आपको कोई भी इंडिकेटर यहाँ पे कर रहा है HB डिफेक्ट, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा कोई भी abnormal हेमोग्लोबिनोपैथीज है जिसकी वजह से आपको एनालाइजर इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे HB डिफेक्ट के लिए। वो सिकल सेल भी हो सकता है, थैलेसीमिया भी हो सकता है, HbC क्रिस्टल भी हो सकता है, एनीथिंग, ओके। देन फ्रैगमेंट्स मीन्स सिस्टोसाइट्स, मतलब आपका RBC रप्चर हो रहा है, टूट रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अगर फ्रैगमेंट्स में आपको इंडिकेट कर रहा है एनालाइजर, यहाँ पे आपको फ्लैगिंग दे रहा है, IP मैसेज में आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा इसमें फ्रैगमेंटेड RBC है, ओके। देन IRBC हो गया आपका इन्फेक्टेड RBC, ओके। जब मलेरिया पैरासाइट होता है वो RBC में ही रहता है, ठीक है। तो RBC में रहेगा तभी जब इन्फेक्टेड RBC हमें मिलेगा मलेरिया पैरासाइट। तो अगर यहाँ पे IRBC आपको इंडिकेट कर रहा है मोर देन 100 फ्लैगिंग दे रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा वो सैंपल पे मलेरिया पैरासाइट है, ओके। वो फाल्सिफेरम हो सकता है, P. vivax हो सकता है, एनीथिंग, ओके। तो वो आपको IRBC अगर दे रहा है, इंडिकेट कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा और इसमें इन्फेक्टेड RBC है। देन प्लेटलेट क्लम्प्स मीन्स आपका अगर कोई भी क्लम्प्स है वो सैंपल पे प्लेटलेट क्लम्प्स हो रहा है, एग्लूटिनेट हो रहा है, एक्टिवेट प्लेटलेट हो रहा है, वो तभी जाके क्लम्प्स बनेगा। तो यहाँ पे अगर इंडिकेट कर रहा है प्लेटलेट क्लम्प्स, तो आपको स्लाइड बना के देखना पड़ेगा, उसमें प्लेटलेट क्लम्प्स होगा तो प्लेटलेट क्लम्प ओबियसली लोअर साइड पे आएगा, तो स्लाइड देख के उसको करेक्टेड आपको करना पड़ेगा, ओके। ये सारा आपको सस्पेक्ट फ्लैगिंग एनालाइजर आपको इंडिकेट करेगा। इसके सिवा जो abnormal फ्लैगिंग्स है मैंने आपको बताया था, प्योरली abnormal, ये जैसे मान लीजिए ब्लास्ट abnormal लिम्फो 300% दे रहा है, मतलब ये सैंपल को आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 300% अगर वो बोल रहा है ये ब्लास्ट abnormal लिम्फो, तो हमें स्लाइड बना के रिव्यू करना पड़ेगा पैथोलॉजिस्ट से, उसके बाद में वो रिपोर्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। तो इसमें और क्या फ्लैगिंग किया, ये सारे जो फ्लैगिंग्स है ये सब abnormal फ्लैगिंग्स है। जहाँ पे क्वारी मार्क दिया है वो सस्पेक्ट फ्लैगिंग है, ओके। abnormal flagging means it's purely abnormal, okay. suspect flagging means it's may be indicate instrument कि ये इसमें हो सकता है, ओके। वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये है, आपको ये देखना पड़ेगा, ओके। वो सस्पेक्ट कर रहा है। क्यू फ्लैग हो गया, सर्विस में कुछ नहीं है, सर्विस आपका रिलेटेड टू अस, लैब ओनली। यहाँ पे लैब ओनली पे कुछ स्पेशल हमारा जो रिसर्च पैरामीटर्स है, जो रिपोर्टेबल पैरामीटर्स नहीं है, वो हम यहाँ पे ऐड करके रखते हैं, जैसे HFLC हो गया, माइक्रो HFLC परसेंटेज, HFLC एब्सोल्यूट काउंट, देन प्लेटलेट O, ओके, IPF, ये सब हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल गया। देन हम लोग जाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर यूज़। यहाँ पे हम लोग मैनुअल लोड करके रखे हैं, अगर कभी फ्री टाइम होगा तो यहाँ पे बैठ के आप लोग पढ़ सकते हो, या तो हम लोग ने आपको हार्ड कॉपी भी ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, हार्ड कॉपी भी आप पढ़ सकते हो। देन लॉग ऑफ आपको कुछ और एक मुझे आईडी में, न्यू आईडी में ओपन करना है, मेरा सर्विस आईडी में ओपन करना है, जाना है, उसके लिए मैं लॉग आउट करके वहाँ पे मैं जा सकता हूँ। शट डाउन एक मेंटेनेंस प्रोसीजर है, वो डेली मेंटेनेंस प्रोसीजर है, एवरी 24 आवर्स में इंस्ट्रूमेंट को एक बार शट डाउन करना है, वो मैंडेटरी है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट शट डाउन के ऊपर क्लिक करके ओके करने से 2 मिनट्स में आपका एनालाइजर शट डाउन हो जाएगा, उसके लिए कोई सेल्फ क्लीन की ज़रूरत नहीं है। देन मेंटेनेंस में हम लोग यहाँ पे
एक एक्सचेंज है, रिंस इंस्ट्रूमेंट है और स्टार्टर्स कन्फर्मेशन है। और ऑपरेशन कन्फर्मेशन पे ये हमारा ऑलरेडी सर्विस रिलेटेड है, तो इसमें हमें जाना नहीं है। एक्सचेंज में मैंने बताया था आपको ओनली रिएजेंट का रिप्लेसमेंट करना है। रिंस इंस्ट्रूमेंट में हमारा कुछ मेंटेनेंस है जो हमारा आज नीडेड मेंटेनेंस है, और कुछ मेंटेनेंस है जो हमें रूटीन मेंटेनेंस है व वीकली मेंटेनेंस है। जैसे रूटीन क्लीनिंग है, ये हमारा एक रूटीन मेंटेनेंस है, वो हम एवरी 7 डेज़ में एक बार इंस्ट्रूमेंट को रूटीन क्लीन करेंगे। और अगर आपका एनालाइजर 1000 सैंपल प्रोसेस कर रहा है 2 डेज़ में, 3 डेज़ में, 4 डेज़ में हो रहा है, तो आपको रूटीन क्लीनिंग देना पड़ेगा। ठीक है, अगर एंटायर आपका वीक में 1000 सैंपल प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो आपको कंपलसरी 7 डेज़ में एक बार रूटीन क्लीनिंग देना पड़ेगा विथ सेल क्लीन। ओके, ये सेल क्लीन है एक ट्यूब में, ये कि आप इसमें से ट्यूब रख दीजिएगा, ये ट्यूब में सेल क्लीन को खोल के इसमें से 2 ml लेना है सेल क्लीन। ठीक है, और रूटीन क्लीनिंग यहाँ पे मेंटेनेंस में जाना है, क्लिक ऑन मेंटेनेंस, देन गो टू रिंस इंस्ट्रूमेंट, क्लिक ऑन रूटीन क्लीनिंग, 2 ml आप यहाँ पे लेना है। लेने के बाद में यहाँ पे नॉर्मल पोजीशन पर रख के स्टार्ट स्विच को प्रेस करना है। ये 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको ऑन करना है तो हाफ एन आवर 1 आवर के बाद में इसको ऑन कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर छोड़ दीजिएगा, आफ्टर 1 आवर एनालाइजर को फिर ऑन कर सकते हो। ठीक है, क्लियर? यस। सब करना है। ओके, देन बाकी ड्रेन वेस्ट फ्लूइड चैम्बर, रिमूव फ्लो सेल एयर बबल्स। अगर फ्लो सेल में कुछ एयर बबल्स, कभी कभी क्या होता है ना, जब रिप्लेसमेंट करते हो रिएजेंट्स को, पूरा एंड हो जाता है, वो एयर बबल्स को कभी कभी एस्पिरेट कर देता है, वो एयर बबल जाके स्टक हो जाता है फ्लो सेल में। तो उसके बाद में जो आप रिप्लेसमेंट करोगे वो रिएजेंट को वो एस्पिरेट नहीं करता, तो उस टाइम पे आप रिमूव फ्लो सेल एयर बबल को क्लिक करके उसको रिमूव करना है, फिर उसको वो एस्पिरेट करता है न्यू रिएजेंट से। ड्रेन रिएक्शन चैम्बर, कभी कभी रिएक्शन चैम्बर अगर फुल हो जाता है, वो ड्रेन नहीं करता है, कभी ट्यूबिंग कुछ बेंट हो गया, कुछ हो गया है, नहीं लिया है, तो उस टाइम पे ड्रेन रिएक्शन चैम्बर को आपको करके देना पड़ेगा। नहीं तो नहीं होता है तो फिर आप लोग हमें जो सिस्मेक्स सेल्स सर्विस रिप्रेजेंटेटिव है उनको कॉल करो, उनको बताओ, वो जो गाइड करेंगे उस हिसाब से करना है। नहीं करना है, नहीं हो रहा है, तो फिर हम लोग आके उसको देखेंगे या सर्विस देंगे। आरबीसी डिटेक्टर क्लॉक, अगर आरबीसी क्लॉक में कोई भी माइक्रो क्लॉक सैंपल आपने एस्प्रेड हो गया है, वहाँ पे जाके स्टॉक है, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग को रिमूव आरबीसी डिटेक्टर क्लॉक को क्लिक करके वो क्लॉट को निकालना है। फिर उसके बाद में एक फ्लो सेल रिंस देंगे, फिर सैंपल को प्रोसेस करेंगे। अगर उसमें भी हमें इफेक्ट नहीं हो रहा है तो हमारा इंजीनियर आके उसको सॉल्व करता है। रिएजेंट रिप्लेसमेंट आपका नहीं चाहिए। रिंस वेस्ट चैम्बर फ्लूइड भी वैसे ही है। वेस्ट चैम्बर अगर आपका ड्रेन नहीं हो रहा है तो उसको क्लिक करके हमें ड्रेन कराना है। ओके, इसको क्लिक करेंगे और वो 15 मिनट्स का प्रोसीजर है, वो उसको ड्रेन करेगा। ये हो गया। देन स्टाटस कंफर्मेशन पे यहाँ पे काउंटर है, यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो कितना अभी तक टेस्ट आपने रन किया है एनालाइजर पे। ओके, और है ऑटो रिंस। ऑटो रिंस आपका आज नीडेड मेंटेनेंस है। मैंने बोला जब इंस्ट्रूमेंट आप स्टार्ट करते हो वो स्टार्टअप लेता है, उसके बाद बैकग्राउंड चेक करता है। तो बैकग्राउंड चेक में एनालाइजर WBC, RBC, हेमोग्लोबिन, HCT एंड प्लेटलेट का बैकग्राउंड चेक मीन्स रिएजेंट परफॉर्मेंस को वो चेक करता है। ठीक है, तो उस टाइम पे अगर ये जो लिमिट है, जैसे प्लेटलेट 0 to 10 है, अगर उसमें 0 to 10 के रेंज पे नहीं आएगा तो आपका बैकग्राउंड चेक आएगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है ना, ऑटो रिंस को क्लिक 2 to 3 टाइम्स कमांड देना है, फिर उसके बाद में आपका क्लियर हो जाता है बैकग्राउंड चेक। ओके, फिर आप उसके बाद में सैंपल प्रोसेस कर सकते हो। अभी जितना भी आइकन है सब मैंने आपको समझा दिया। इसमें कुछ डाउट्स है इंस्ट्रूमेंट के ऊपर? अच्छा, अभी हम लोग सैंपल, मान लीजिए सैंपल, अभी हम लोग QC प्रोसेस करें, हम लोग इसमें सैम्पलर मोड पे भी प्रोसेस कर सकते हैं। तो सैंपल मोड पे तो अच्छा, आप QC को आपने निकाला फ्रिज में से, ये मैंने बताया था XML चेक L1 मीन्स लो कंट्रोल, वाइट कैप हो गया आपका लेवल 2, ब्लैक कैप हो गया लेवल 3 हाई। ओके, इसका ओपन वाइल स्टेबिलिटी है 15 डेज। अब जब से ओपन करोगे 15 डेज, 15 टाइम्स इसको आप रन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो हमेशा इसको कहाँ पे स्टोर करना है? 2 to 8 डिग्री।
फ्रीज में से निकाल के रूम टेम्परेचर में 10 to 15 मिनट्स रखना है। उसके बाद में मिक्स कैसे करना है, जस्ट ओके 20 सेकेंड्स। ओके, कभी भी रोटर पे मिक्स नहीं करना है किसी का। ओके, ये मिक्स किया, देन अप एंड डाउन 20 टाइम्स। ओके, हो गया। देन अगेन इसको भी कभी भिगो से मिक्स, कभी भी कुछ नहीं सिर करना। टूट जाएगा, सिर टूट जाएगा। बिल्कुल, जस्ट इन्वर्ट करना है। ये करने के बाद में मेरा एनालाइजर अभी कौन से मोड पे है, मैनुअल। मैं मैनुअल में अगर रन करना चाहता हूँ तो मैनुअल में भी कर सकता हूँ। मैनुअल में कैसे करूँगा, जस्ट एक मैनुअल पे जाऊँगा, सैंपल नंबर पे ऊपर क्लिक करूँगा, देन इसको बारकोड पर स्कैन करूँगा, आ गया QC, ओके करूँगा तो ये विंडो आएगा। फिर मैं यहाँ पे इसको रखूँगा, स्टार्ट स्विच को प्रेस करूँगा। ठीक है, प्रेस करूँ, हो गया प्रोसेस। कैप कभी ओपन करना नहीं है, ठीक है, कैप को खोलना नहीं है, डायरेक्ट ऑन करो। और सैंपलर पे होगा तो डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, यहाँ पे रख देना, स्टार्ट कर देना। जो ऑटोमेटिक बारकोड है उसमें रीडर वो रीड करेगा। इसमें रेटिकुलोसाइट भी कर सकते हैं, रेटिकॉन, लेकिन ये उसके लिए एक लाइसेंस चाहिए होता है, वो लाइसेंस एक्टिवेशन होने से वो कर सकते हैं। रहना यहाँ पे बैठ के वो 46 मिनट्स का है। जो रिजल्ट्स है, ओके, अगर सारे ब्लैक कलर में आ रहा है, दैट मीन्स इट इंडिकेट्स ऑल योर रिजल्ट्स इन द नॉर्मल, मतलब आपको विद इन द रेंज। ओके, QC पास है। तो उसके बाद में मैं क्या करूँगा, एक्सेप्ट करूँगा। अगर यहाँ पे कोई भी कंट्रोल के ऊपर रेड कलर में दिखा रहा है तो आपको समझना पड़ेगा ये पैरामीटर आउट गया। ओके, मैंने ओवर द लिमिट और लोअर साइड द लिमिट। ठीक है, अभी मैं इसको एक्सेप्ट किया। जैसे एक्सेप्ट करूँगा QC मेरा QC फाइल में स्टोर होगा। ठीक है, तो मैं अभी क्लिक करूँगा QC फाइल। कौन सा रन किया था मैंने, लेवल 1 रन किया था। अभी डेट आज का दिखा रहा है, ये मेरा लॉट नंबर है, मटेरियल है, एनालिसिस डेट और 14/9/23 2:12 पर रन किया। एक्सपायरी है 22/10/2023 तो इसका मैं यहाँ पे क्लिक करके देख सकता हूँ। इसको बोलते हैं रैडर चार्ट। ओके, लेविजेनिक चार्ट देखना होगा तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ये आपका टेस्ट पैरामीटर का नेम है। उसके बाद में जो वैल्यू सीट में आता है, हमने रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो अपर लिमिट, लोअर लिमिट एंड टारगेट लिमिट है QC का। यहाँ पे LL टारगेट UL लिखा हुआ है और ये डेट वाइज है। ये आप अगर क्लिक करके देख सकते हो, 10 तारीख को रन किया, फिर 13 तारीख को रन किया और 14 तारीख को रन किया। और यहाँ पे आपका डाटा मीन्स आपका योर रिजल्ट्स, आपने जो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग टारगेट वैल्यूज है, लोअर लिमिट अपर लिमिट है जो प्रोवाइड किया है। और इसके ऊपर क्लिक करके आपका लैब का रिजल्ट आप देख सकते हो। और यहाँ पे SD मीन CV, जैसे जैसे आपका रन होता जाएगा वो ऑटोमेटिकली उसका CV परसेंटेज, मीन एंड कोफिशिएंट, आपका स्टैंडर्ड डिवीजन वो कैलकुलेट ऑटोमेटिक होके आएगा। ठीक है, तो ये आप इसको आपका लैब का मीन, लैब का SD एंड लैब का आपका कोफिशिएंट वेरिएशन है। ओके, अगर इसको रिपोर्ट आपको लेना है, कैसे लोगे, मंथली आपको लॉट निकालना पड़ेगा ना, तो ग्राफ के साथ क्लिक करोगे फर्स्ट पॉइंट में, देन गो टू रेंज, ड्रैग ऑल द डाटा। ठीक है, फिर गो टू आउटपुट एंड क्लिक ऑन रिपोर्ट GP, तो आपका पूरा डाटा प्रिंट आउट होके आ जाएगा जो मैंने आपको निकाल के दिया था। ठीक है, देन फिर वापस रेंज के ऊपर क्लिक करके आपको आ जाना है। डिलीट कभी कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से डिलीट कर दे तो आपका हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। फाइल पे जाके आप QC का भी बैकअप ले सकते हो। ठीक है, लेके पेन ड्राइव से भी रख सकते हो।
जैसे सर हमने 2 से 3 दिन लगातार रन किए, वो QC कैसे देखेंगे? 2 से जैसे 3 जैसे 10 को रन किया हाँ, ले ये 10 नंबर क्लिक करके 10 नंबर, यहाँ से 10 तारीख, हाँ ये डेट दिखा रहा है ना, ये 13 तारीख। अच्छा ये जो Yes. ठीक है। ये आप इसमें से क्लिक करके आगे जा सकते हो, नहीं जा सकते। यहाँ से जैसे आने के बाद Yes. अगर इसको प्रिंट लेना है हाँ, ये तो 10 तारीख, वो प्रिंट में दिखेगा 10 तारीख आएगा तो पूरा। नहीं, यहाँ से अगर हम क्लिक करें तो प्रिंट मिल जाएगा क्या? जैसे हमने 10 का देख लिया, हाँ, यहाँ से एक ही पॉइंट का प्रिंट आउट आएगा। यहाँ से कर सकते हैं इसका। बिल्कुल। ठीक। अगर दोनों को साथ में अगर लेना है, रिजल्ट और ये हाँ। दोनों को, हाँ, तो यहाँ पे एक पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ से प्रिंट आउट ले सकते हो। तो रिजल्ट और ये दोनों आ जाएगा। दोनों आ जाएगा। ठीक है भाई। देन मॉडिफाई अगर आपको कोई भी लॉट नंबर वगैरह गलत हुआ है, एक्सपायर डेट गलत हुआ है, वो जाके वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। बट वो रिक्वायरमेंट नहीं होता है, क्योंकि आप जब पेन ड्राइव से कर रहे हो रजिस्ट्रेशन, तो उसमें रॉन्ग होने का चांसेस नहीं। वो तो वैसे बिल्कुल। ओके, अच्छा अभी हम लोग इसको सैम्पलर पे रन करेंगे। तो सैम्पलर पे रन करने के लिए एनालाइजर को पहले सैम्पलर मोड पे लाना है। ये क्लिक किया मैंने, अभी ये सैम्पलर मोड पे आएगा। आ गया सैम्पलर, वहाँ पे लिखा, जस्ट मैंने यहाँ पे सैम्पलर रख दिया। मान लीजिए सैम्पल QC रखा, क्लोज, लाइट आ गया मीन्स रेडी। देन गो टू सैम्पलर, यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाएगा, अडाप्टर नंबर 1, अडाप्टर नंबर 2। ओके, तो मैंने कहाँ पे रखा, अडाप्टर नंबर 1 पे रखा है सैम्पल, तो मैं यहाँ पे 1 पे क्लिक करूँगा। अगर यहाँ पे इस अडाप्टर पे रखता तो यहाँ पे क्लिक करता, ठीक है। मुझे अभी यहाँ पे रखा है मैंने, तो यहाँ पे क्लिक किया, देन ओके करूँगा। अभी स्टार स्विच को प्रेस, ठीक है। ओके, समझ गया? सैम्पल कर सकते हो। अभी